Hello, my friends. I hope you all are doing good. So today, in this video, we will be learning about Marxism. Like in our previous video, we have already learned about liberalism और उदारवाद की जिस हम बात करें तो उदारवाद के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. बट हाँ, देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर ऑलरेडी लेफ्ट, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए. तो स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में. मैं हूं आपका दोस्त अरुण. तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्क्सिज्म के बारे में. नाउ बेसिकली वी विल बी लर्निंग अबाउट आवर चैप्टर 4 एनआईयूएस पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं. पार्ट सेकंड रहने वाला है. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था मेजर पॉलिटिकल थ्योरी. अब ये जो मेजर पॉलिटिकल थ्योरी थी, इसमें हम तीन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे. फर्स्ट वाज द लिबरलिज्म, सेकंड वाज द मार्क्सिज्म and the third was the गांधीज्म. ठीक है, ये जो थ्योरीज थी इनके बारे में हम पढ़ रहे थे. इसमें से हमने लिबरलिज्म को पढ़ लिया है, मार्क्सिज्म आज हम पढ़ेंगे और गांधीज्म के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. तो हम अगर सिंपली यहाँ पर बात करें, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर देखिए लिबरलिज्म के बारे में. अब लिबरलिज्म के हमने देखा था कि इसमें जो है ना प्राइवेट ऑनरशिप थी, स्टेट के पास ज्यादा कंट्रोल नहीं थे. लिबरलिज्म यही एडवोकेट करता है कि स्टेट को जितने उसका काम रहेगा ना, अगर थोड़ा उसका काम रहेगा तो उसके पास थोड़ी ही पावर जाएगी. यानी यहाँ पर लिबरलिज्म बात करता है इफ यू वांट टू लिमिट द पावर्स ऑफ द स्टेट यू शुड गिव लेस वर्क टू द स्टेट. तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर की गई है कि यहाँ पर जो है ना ज्यादातर प्राइवेट ऑनरशिप के बारे में बात करी थी, लिबर्टी के बारे में बात करी गई थी, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी के बारे में बात करी गई थी, उसकी प्रोस्पेरिटी, उसके उदार के बारे में बात करी गई थी, उसके पूरे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई थी. ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीजें जो है ना लिबरलिज्म हमने देखी थी, कहाँ से आया, कैसे उभरा और क्या क्या इसने करा था. लिबरलिज्म के साथ साथ जितने भी एनलाइटनमेंट में आइडियाज उभर कर आए थे, जैसे कि जो आइडियाज थे फर्टिलिटी, इक्वालिटी वगैरह, लिबर्टी वगैरह, वो हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वहां से उभर कर आए थे. अगर आप एक हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपको पता होगा कि फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तो उसने काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करा था. ठीक है, अब जो अमेरिकन रेवोल्यूशन को मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशंस बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें लिबरलिज्म की, इसका मतलब होता है हिंदी में उदारवाद. ठीक है, उदार, खुले विचार. ठीक है, यहाँ पर लिबर्टी की बात होती है. ठीक है, क्योंकि लिबरल वर्ड से ही मिलकर बनता है एक वर्ड, दैट इज द लिबर्टी, LI लिबर्टी. ठीक है, अब यहाँ पर लिबरलिज्म में जो है ना कंट्रीब्यूट करने वाले तीन जने थे. ठीक है, हमने देखा था कि लिबरलिज्म का जो बेस था वो कहीं ना कहीं हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में देखने के लिए मिलता है, जहां पर हॉब्स, रूसो और जो लिबरलिज्म के पापा हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था. कौन थे? जॉन लॉक. ठीक है, अब यहाँ पर जॉन लॉक के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, बट यहाँ पर दो और जने थे जो थे एडम स्मिथ और रूसो. रूसो के बारे में हमने पढ़ लिया था कि रूसो ये कहते हैं कि सबका जो है ना भला होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए. उनको कम से कम अगर तुम कुछ भी कोई काम कर रहे हो तो उसमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा उसमें अच्छाई होनी चाहिए और कम से कम उसमें पेन होना चाहिए. यहाँ पर एक और जने थे जिनका नाम था एडम स्मिथ. यहाँ पर लिबरलिज्म का मतलब सिंपली यही आ जाता है कि ये जो ना कहीं उदार वाली बातें करता है, सबको एक लिबर्टी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करता है. यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन का ज्यादा ऑप्शन लेकर ये आता है. ठीक है, ताकि जो एक बंदा है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो अपनी जो ना होलसम उसका जो कह सकते हैं ह्यूमन यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलप हो सके और उसका जो ना एक तरीके से उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, एडम स्मिथ थे, इन्होंने भी कहीं ना कहीं लिबरलिज्म में कंट्रीब्यूट करा था. ये कहते हैं कि एक जो स्टेट होना चाहिए उसके पास पावर तो कम होनी ही चाहिए. ठीक है, मगर हाँ यहाँ पर स्टेट के हस्तक्षेप ना, अगर हस्तक्षेप नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पर जो ना ट्रेड वगैरह अच्छी तरीके से फ्लरिश होगी. इन्होंने एक थ्योरी दी थी लासेस फेयर. ठीक है, लासेस फेयर इसका मतलब होता है अहस्तक्षेप, जहां पर हस्तक्षेप बिल्कुल ही ना हो. तो कहीं ना कहीं जब कोई, जैसे कि बोलते हैं ना कि जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके जो प्रोग्रेस होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं माँ बापों को फिर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर देना बंद कर देना चाहिए. अगर वो चाहता है कि वो पायलट बनना चाहता है या फिर डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको जो ना वही बनने देना चाहिए जो वो चाहता है, ना कि उसके जो मामले हैं, उसकी कुछ जो पर्सनल चीजें उसमें टांग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जब बस मैंने समझाने के लिए बोला है. ठीक है, क्योंकि माँ बाप जो है ना एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. दे वर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ टीचर. ठीक है, हम कह सकते हैं कि पहले टीचर थे. ठीक है, वो हमारे. ठीक है, उसके बाद कोई और लाइफ में आता है जो हमारे टीचर बनता है, जिन्हें हम अध्यापक बोलते हैं हमारे स्कूल में. ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. बट हमारे जो माँ बाप होते हैं वो पहले टीचर होते हैं और हमें उन्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए. ठीक है,
अगर कभी भी मौका मिले कि हम अपनी चीज भी अगर सेक्रीफाइस कर सके ना उनकी खुशी के लिए, तो वी शुड, ठीक है। तो हमें कभी भी इस चीजों में झिझक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एडम स्मिथ लाइसेंस-फेयर की बात करते हैं, हस्तक्षेप की स्टेट के बारे में, और यहाँ पर ट्रेड को फ्लरिश करने की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपली जो लिबरलिज्म है वो कैपिटलिस्ट की यानी कैपिटलिज्म की बात करता है, पूंजीवाद की बात करता है, जहाँ पर जो बुर्जुआ क्लास थी, ठीक है, बुर्जुआ क्लास जो थी उन्होंने कहीं ना कहीं, अभी हम बात करें बुर्जुआ क्लास के बारे में, बताऊँ क्या होता, ठीक है, क्या होता, ठीक है, यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात करता है, ठीक है। तो एक तरीके से प्राइवेट ओनरशिप की बात करता है, ठीक है। मगर ये सारी चीजें जब हमारा मार्क्सवाद आता है ना, मार्क्सवाद जब आता है, तो यहाँ पर जो है ना स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी की ये बात करते हैं मार्क्सवाद में, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्टेट होता है, मगर इसके स्टेट के पास पावर कम होती है। मार्क्सवाद से पहला आता है सोशलिज्म। यहाँ तो ये मार्क्सवाद में ये बताता है कि सोशल चेंज कैसा आया, मगर मार्क्सवाद ये भी है कि ये बात करता है इट इज एन आइडियोलॉजी अबाउट सोशल चेंज, ठीक है, सोशल चेंज कैसे आता है ये बात करते हैं मार्क्स, इसमें मार्क्सिज्म में, ठीक है। मगर लिबरलिज्म हमने देखा उदारवाद के बारे में बात हो रही है कि उदारवाद पहले फ्यूडल सोसाइटीज हुआ करती थी, स्लेव हुआ करते थे एंशिएंट टाइम में, फिर फ्यूडल सोसाइटी आई, लॉर्ड एंड सर्फ की बात होने लगी, ठीक है, लैंडलॉर्ड और किसके बारे में, पीजेंट्स के बारे में बात होने लगी। फिर यहाँ पर लिबरलिज्म में, कैपिटलिज्म में क्या हुआ, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बारे में बात होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जब होने लगी ना, तो इस सारी चीजों के बाद आता है सोशलिज्म और प्रोलेटेरिएट। सोशलिज्म में होता है समाजवाद, जिसे हम बोलते हैं, समाजवाद में सारी जो ओनरशिप होती है वो स्टेट के हाथ में होती है। फिर मार्क्सवाद कहीं ना कहीं एडवोकेट करते हैं कम्युनिज्म के बारे में, सामंतवाद जिसे हम बोलते हैं, और सामंतवाद में कहीं ना कहीं स्टेट और क्लास दोनों ही नहीं होते। यहाँ पर सिंपली जो है ना, ये कम्युनिज्म सामंतवाद की स्थापना करते हैं, जहां पर सारी चीजें अगर ऑन होंगी तो एक कम्युनिटी ऑन करेगी, समाज ऑन करेगा, एक कम्युनिटी, समान, सबके पास इक्वल अधिकार होंगे, उसको अपनी एबिलिटी के द्वारा, सारी चीजें अभी समझाऊंगा, ठीक है। यही छोड़ देते हैं फिलहाल, तो आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। इसे रफ कर देता हूँ, ऊपर वाला भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली आगे इस जर्नी में चल देते हैं, ठीक है। मार्क्स, अब ये जो मार्क्सिज्म है, हम देखते हैं मार्क्सिज्म, अब देखिए जैसे कि लिबरलिज्म था, इज्म का मतलब होता है डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल, सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, सिद्धांत होता है, या डॉक्ट्रिन बोल दीजिए, डॉक्ट्रिन का मतलब भी सिद्धांत ही होता है, ठीक है। इज्म का मतलब होता है डॉक्ट्रिन, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है। मार्क्स के खुद के सिद्धांत, मार्क्स ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लिबरल में क्या थे, लिबरलिज्म में भी काफी सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा था। मार्क्सिज्म में भी जो काफी सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा था इसमें, मार्क्सिज्म में खाली मार्क्स की ही आइडियोलॉजी नहीं है। मार्क्सिज्म क्या होता है, मार्क्स को अपनी लाइफ में पूरी में ये भी नहीं पता था कि मार्क्सिज्म भी है, मगर बाद में मार्क्सिज्म क्रिएट हुआ, ठीक है। अब जो थ्योरी है वो कहां से, मार्क्स क्या कहते हैं, ठीक है। मार्क्सिज्म को जो नाम मिला है वो कार्ल मार्क्स से मिला है। कार्ल मार्क्स ये एक जर्मन फिलोसोफर है, और इकोनॉमिस्ट, जर्मन फिलोसोफर और हम कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट है ये, ठीक है। जिनको ये जो मार्क्स है ना, ये जो मार्क्स, इसी को मार्क्सिज्म बना देगा, क्योंकि जो मेन टेनेंट्स थे ना वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए हैं। तो इसीलिए जितनी भी चीजें मार्क्सिज्म में बोली गई हैं वो कार्ल मार्क्स के नाम पर आधारित है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। लास्ट में जो मार्क्स आ रहा है, ठीक है। ये जो आइडियोलॉजी थी वो 19th सेंचुरी में हमने देखी, कहाँ इसके जो फॉलोवर्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, और जो इसकी तरफ अट्रैक्शन है लोगों को वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें 19th सेंचुरी में पता चलती है। अब होता यूं है, अब आपको कहानी से सुना देता हूँ, सो दैट कि आप जो ना ये चीजें भूलें ना कभी भी, ठीक है। कहानी सुनाते हैं आपको, मिटा देता हूँ मैं पहले चीज, जस्ट अ सेकंड। अब देखिए होता यूं है कि 19th सेंचुरी में ये सारी चीजें चल रही होती हैं। हमने देखा कि 16th और 17th सेंचुरी में लिबरलिज्म कहीं ना कहीं खुल कर आ जाता है कि हाँ भाई, हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करनी है, और हमें इंडिविजुअल को जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको सुनिश्चित करना, आश्रय देनी है, सिक्योर करना है, और उसकी कहीं ना कहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी प्रोस्पेरिटी कहीं ना कहीं हमें लेकर आनी है। ये कहीं ना कहीं लिबरलिज्म लेकर आ जाता है। अब लिबरलिज्म के द्वारा लाया हुआ कैपिटलिज्म
उसने कहीं ना कहीं एक जो खाई थी, जो हमने देखा था एंशियंट में क्या हुआ करते थे, स्लेव ओनिंग सोसाइटी हुआ करती थी, मिडाइवल में फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, जिन्हें हम सर्फ बोला करते थे, ठीक है। अब उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमें दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं। बुर्जुआ क्लास, सॉरी, और वर्किंग क्लास। ये चीज आपको समझ में आई? ये चीजें हमें देखने के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। बाकी की और पीछे की बातें हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब जो वर्किंग क्लास थे, ये सब ने कहीं ना कहीं जो है ना एडवोकेट कर रहा था कि वी विल ब्रिंग लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म ने ये वादा कर रहा था कि इक्वलिटी सुनिश्चित करेंगे, हम जो है ना इक्वालिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करेंगे, सबको समान अधिकार मिलेंगे, जो भी चाहे वो कर सकता है, अपनी ट्रेड प्रैक्टिस कर सकता है, अपना कोई धंधा कर सकता है, अपना कोई मतलब काम कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, बिजनेस क्लास को ऊपर उठाने की बात करी थी। बट यहां पर हुआ यूं कि ये जो बुर्जुआ क्लास थी ना, जो पहले भी ऊपर की क्लास हुआ करती थी, अभी कुछ लोग ऐसे थे, जैसे कि मानकर चलिए ये कैपिटलिज्म में मानकर चलिए ये स्टैब्लिश कर रहा है लिबरलिज्म में, ठीक है। यहाँ पर 100 जो है ना 100 लोगों की यहाँ पर संख्या थी, जिसमें से 15 लोग और बाकी के 85 लोग। ये जो 15 लोग थे ना, ये इस क्लास में आते थे, बुर्जुआ क्लास में, बाकी के 85 वर्किंग क्लास में आते थे, ठीक है, वर्किंग क्लास में आते थे। तो यहां पर आप रेशो देख रहे हैं, बुर्जुआ और वर्किंग क्लास कितनी है, ठीक है, बुर्जुआ 15 और जो वर्किंग क्लास है वो 85, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो फ्यूडल वगैरह यानी मिडाइवल सोसाइटी में अगर हम बात करें, जहां पर जो ना पीसेंट्स हुआ करते थे और लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, तो वहां पर जो ना लैंडलॉर्ड्स की जमीनों पर जो है ना कहीं जो पीसेंट्स थे वो काम करा करते थे, ठीक है। अब एंशिएंट में भी हमने देखने के लिए मिलती है सारी चीजें, कहीं ना कहीं स्लेव वगैरह सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारी चीजों को एंड करने के लिए लिबरलिज्म आया, ठीक है, जो फ्यूडलिज्म वगैरह उसको एंड करने के लिए लिबरलिज्म आया, ठीक है, लिबरलिज्म आ गया। अब लिबरलिज्म जब आया तो उसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का निर्माण करा। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज उभर कर आने लगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है, काफी सारी चीजें, मतलब जो कह सकते हैं कि ट्रेड वगैरह बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्डअप होने लगे। एक तरीके से इसने बोला कि इक्वालिटेरियन इकोनॉमी और इक्वालिटी के बारे में बात करी, लिबर्टी के बारे में बात करी, सारी चीजें हो गई। मगर हमें जब इसकी जो सिंथेसिस देखने के लिए मिलती है, इसके जो परिणाम देखने के लिए मिलते हैं कैपिटलिज्म के, आगे चलकर 19th सेंचुरी में जो है ना इसने खाई क्रिएट कर दी दो जनों के बीच में, बुर्जुआ और वर्किंग क्लास के बीच में। बुर्जुआ वर्ग वो वर्ग हुआ करता था जिसके पास में कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसका कहीं ना कहीं जो 85% हिस्सा हम बोल सकते हैं वो था, ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द जो प्रोपोर्शन था ना वेल्थ का, वो बुर्जुआ वर्ग के हाथ में हुआ करता था, और जो वर्किंग क्लास थी वो कहीं ना कहीं खुले हाथ घूम रही थी। अब इससे हुआ यूं कि जो वर्किंग क्लास की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं और डिटेरियोरेट हो गई, और ज्यादा उनको कहीं ना कहीं धक्का मार के निकाल दिया गया। जो उनकी जो आइडियाज थे जो लिबरलिज्म ने एस्टैब्लिश करे थे, उन आइडियाज से धक्के मार के निकाल दिए गए। जो लिबरलिज्म ने प्रॉमिस करा था ना वो सारी चीजें नहीं हो पाई, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनकी जो लाइफ थी ना वो इनह्यूमन हो गई, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन को ट्रीट करा जाता ना वो सारी चीजें भी नहीं दी गई, बहुत ज्यादा इनकी लाइफ वर्स होने लगी। तब इनके सहारे से हम बोल सकते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए जो नई विचारधारा वर्ग, क्योंकि सोचने की छूट तो सबके पास थी ना, इस समय भी सोच तो सभी सकते हैं ना, तो इसलिए लिबरलिज्म ने सोचने की छूट तो दे दी, ठीक है, सोच तो सभी सकते थे। तो ऐसे ही कुछ और लोग भी सोचने लगे। तो सबसे पहले जो सोशलिस्ट थे वो भी सोच रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं समाज में चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि जब समाज में जो कैपिटलिज्म यानी लिबरलिज्म आया उसने बात करी इक्वालिटी की और इक्वालिटेरियन सोसाइटी की, मगर ऐसा कुछ तो होगा दिखाई देने के लिए नहीं पड़ा ना, इसने तो और ज्यादा कहीं ना कहीं जो खाई है वो क्रिएट कर दी, क्योंकि जो वैल्यू जो इनके द्वारा क्रिएट करी जा रही थी वो इन्हीं के पास जा रही थी। वो अभी हम आगे बात करेंगे, जो मार्क्सिज्म ने कहा है अपनी थ्योरीज में, अपने टेनेंट्स में, ठीक है, कि सोशल चेंज लाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी तो इन्हीं को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए एक क्लास उभर कर आती है जो कहीं ना कहीं सोशल चेंज लेकर आने की बात करती है। और मार्क्सिज्म कुछ नहीं है, मार्क्सिज्म इज एन आइडियोलॉजी अबाउट सोशल चेंज, समाज में चेंजेस लाने की बात करती है, कम्युनिज्म लाने की बात करती है, जहां पर ना तो स्टेट का हस्तक्षेप हो ना ही किसी क्या नाम है क्लास का हस्तक्षेप हो, क्योंकि यहाँ पर जो बुर्जुआ थी और ये वर्किंग क्लास दोनों क्लास ही तो हैं, इनमें भी फिर एक तरीके से कंट्रोवर्सी चालू होगी, इनमें भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एक दूसरे के विरोधी बन गए। ये चाहते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो बुर्जुआ क्लास, तुम
जो है ना सारी वेल्थ अपने पास लेकर बैठो, कुछ हमें भी तो दे दो। मगर ये चाहते हैं कि भाई हम तो अभी और अमीर बनेंगे, अभी तो और बनेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर हमारे भारत में अडानी अंबानी जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके पास जो है ना कंट्री का जो कह सकते हैं हम, अगर हम रफली बात करें तो कंट्री के जो 85% या फिर हम बोल सकते हैं 83-82% जो वेल्थ है ना, वो कहीं ना कहीं 15% ऑफ द पॉपुलेशन के पास कहीं ना कहीं कॉर्नर कर ली गई है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने कहीं ना कहीं जो एक तरीके से पूंजीवाद की स्थापना करी, मगर पूंजी जो थी वो बुर्जुआ वर्ग जो हुआ करता था उसने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अपने पास इकट्ठी कर धर ली। और भैया हम तो इसी पर बैठेंगे और इसी पर नाचेंगे, इसी पर खाएंगे पिएंगे नहाएंगे धोएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें बुर्जुआ वर्ग कहने लगा कि, और वर्किंग क्लास कहने लगा भाई हम भी तो हैं, ये भी तो सारी चीजें हमारे पास भी तो होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीजें अब बुर्जुआ वर्ग इनको देने का मना करते हैं। जैसे कि आज हमारे यहाँ पर जो ऊपर की जो वर्किंग क्लास है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो वेल्थ अपने पास लेकर बैठी है, और हमारे जो छोटे छोटे तबके हैं हमारी कंट्री में, उनको कहीं ना कहीं 2 समय की रोटी भी खाने के लिए नहीं मिलती है। और ऐसे ही क्या होता है कि शादी का सीजन चल रहा है, तो सर्दियां चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत सारे पीपल हैं शादी में जाते हैं और वो क्या करते हैं पता है, वो ये करते हैं कि खाना जो लेते हैं प्लेट में काफी सारा धर लेंगे और खाएंगे कुछ नहीं, बाकी थोड़ा बहुत चेक कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा चेक करने के बाद सारा सारा उसे कबाड़े फेंक देते हैं। वेस्ट जा रहा है खाना, किसी किसी के पास तो 2 समय का खाना नहीं है और कोई कोई फेंक देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कलयुग है ना, है ठीक है, जहां पर कहीं ना कहीं इंसानियत और इंसान को नहीं, उसके पैसे को तवज्जो दी जाती है, उसके पैसे को महत्वपूर्णता दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। अब इसके चलते सोसाइटी में कहीं ना कहीं अब चेंजेस की बात होने लग जाती है। चेंजेस की जब बात होती है तो यहाँ पर जो शुरुआत में जो चेंजेस आते हैं ना, वो कुछ सोशलिस्ट होते हैं कि भाई ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे कि बात करते हैं ना, अगर गली में कुछ भी, अगर आप इंडिया में रहते हो और अगर आपकी यहाँ पर कुछ भी गली में अगर कोई भी परेशानी आ जाती है, कुछ भी होने लग जाता है, तो सबसे पहले जो स्ट्रीट है ना, उसमें जो पीपल रहते हैं वो चर्चा करते हैं, यार ऐसे भी तो हो सकता है भाई, वैसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। मतलब तरह तरह की आइडियोलॉजीज, तरह तरह की बातें निकल कर आती है, क्योंकि इट इज अबाउट ओनली समाज, सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी कुछ भी कह सकती है, समाज कुछ भी कह सकता है, ठीक है, क्योंकि समाज में किसी ने क्या कहा है, इंडिविजुअल को बर्बाद नहीं है, यहाँ पर पूरी सोसाइटी को बर्बाद है, ठीक है। तो बातें बनती हैं अलग अलग। अब ऐसे ही यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हम कह सकते हैं सोशलिस्ट थे, जैसे कि साइमन लुइस ब्लैंक, जिसे हम बोलते हैं लुइस ब्लैंक, ठीक है, ये दो, और रॉबर्ट चार्ल्स, ये दो, ठीक है। अब ये जो साइमन थे, ये कहां के थे? साइमन जो थे ये थे हमारे दोनों ही, पता कहां के थे? ये दोनों जो है ना हमारे फ्रांस के थे, ठीक है, ये दोनों फ्रांस के थे। और यहाँ पर ये जो रॉबर्ट है, ये थे हमारे इंग्लैंड के, और ये थे हमारे जो चार्ल्स फ्रांस के। अब देखिए आइडियोलॉजी की बात करें ना, तो यहाँ पर साइमन और जो रॉबर्ट थे, ये जो साइमन और लुइस, ये कहते थे कि भाई अगर इसको कैपिटलिज्म से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, और ये सारी चीजें देख रहे थे कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो थी वो बहुत ज्यादा घर कर गई थी, ठीक है, इनइक्वालिटी क्रिएट हो चुकी थी। यहाँ पर वर्किंग क्लास को या काम करने वाली क्लास को कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर साइमन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा ना कहा जाए कि यहाँ पर सेंट्रलाइज इकोनॉमी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज इकोनॉमी होनी चाहिए स्टेट के अंदर, स्टेट के अंडर स्टेट बोल सकते हैं, स्टेट अंडर बोल सकते हैं ना, उल्टा लिख दिया, ठीक है। चलिए आप कर लीजिएगा वो सर। अब यहाँ पर रॉबर्ट और चार्ल्स क्या कहते हैं, ठीक है भाई, साइमन और लुइस तुमने बोल दिया कि सेंट्रलाइज इकोनॉमी। देखिए यहाँ पर ये जो है एक ठोस चीज नहीं लेकर आए थे, ये अपनी आइडियोलॉजीज बता रहे हैं कि सोसाइटी शुड बी सेंट्रलाइज और द स्टेट शुड बी सेंट्रलाइज और एवरीथिंग शुड बी सेंट्रलाइज अंडर स्टेट। यानी यहाँ पर ये सोशलिज्म की बात करना चाहते हैं, सोशलिज्म की बात कर रहे हैं कि सोशलिज्म आना चाहिए जहां पर सारा जो कंट्रोल है वो स्टेट के अंदर रहे, ठीक है। अब रॉबर्ट एंड चार्ल्स वो क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, यहां पर क्यों ना हम फ्री कंपटीशन की जगह फ्री कोऑपरेशन क्यों नहीं कर देते हैं?
कोऑपरेशन क्यों नहीं कर देते? ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अब ये फ्री कंपटीशन तो आपको पता ही है, फ्री मार्केट, जहां पर मार्केट जो है ना पूरी की पूरी जो है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती है। ठीक है, जितनी जिसकी डिमांड होगी उतनी ज्यादा सप्लाई उसकी हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारी आप चीज जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, मांग एंड पूर्ति का नियम। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात करते हैं फ्री कोऑपरेशन की। फ्री कोऑपरेशन का मतलब होता है कि फ्री कंपटीशन की जगह फ्री कोऑपरेशन होना चाहिए। ये रॉबर्ट एंड चार्ल्स के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, फ्री कोऑपरेशन का मतलब होता है जिसका मन चाहे वो जहां काम कर सकता है। ठीक है, जिसका मन चाहे वो जहां काम कर सकता है। अगर उसको उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको वेजेस वगैरह मिल रहे हैं ना, तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ अगर कोऑपरेट कर वहां पर वेज अर्न कर रहा है, तो अगर वो चीज नहीं प्रोवाइड कराती है और उसकी एबिलिटी अच्छी है, तो वो उसके साथ कोऑपरेशन तोड़कर दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकता है। ये चीज यहाँ पर ये बात करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए, ये सारी चीजें जो है ना आइडियोलॉजीज थी विजनरी। यहां पर इनका कोई ठोस वो नहीं था सबूत कि ये किस बेसिस पर इन सारी चीजों को लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, अब वो चीज जो लेकर आई गई मार्क्स के द्वारा। ठीक है, वो चीज लेकर आई गई मार्क्स के द्वारा। मार्क्स ये कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमने आइडिया दे दिया, क्योंकि चार्ल्स रॉबर्ट हो गए, चार्ल्स हो गए, लुइस हो गए, तो इन्होंने क्या कहा था, एक यूटोपियन आइडिया, आइडियली एक सोसाइटी क्रिएट करी जिसमें ये सारी चीजें एस्टैब्लिश करने की इन्होंने बात करी। ठीक है, अब मार्क्स कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारे आइडिया ठीक है, मगर यहां पर मार्क्स ने इन आइडियाज को एक बेस देने की सोची कि इन्होंने यहां पर सोशलिज्म को लेकर आए, मगर यहां पर साइंटिफिकनेस डालती कि उनकी एक बेस तो होनी चाहिए जहां से उनको नापा जा सके। जैसे कि हमारा एक बेस होता है ना, जैसे कि अगर हम कोई भी जैसे कि बोलते हैं कि डेप्थ वगैरह नापते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो गया, तो हम एक बेस ईयर लेते हैं। जैसे कि 2012 में हमारी जो जीडीपी के अनुसार हमारा जो डेप्थ था वो 3% था। उस समय 2012 में 3% हुआ करता था, मगर यहां पर तो चलो ये तो चलता आ रहा है। ठीक है, अब 2023 में अगर ये बढ़कर 4 हो जाता है तो मान लो कितना हो गया, 4 हो जाता तो मान लो कितना हो गया, 1% इंक्रीज हुआ। तो ये एक बेस ईयर है जहां से हम सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि हाँ, अगर यहां से लेंगे तो ये सारी चीजें एक का डिफरेंस आ रहा, तो कहीं ना कहीं 1% इंक्रीज हुआ तब से अब तक। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक बेस तो होना चाहिए ना जहां से हम ये कह सकें कि हाँ ये सारी चीजें हुई। अब देखो यहाँ पर जो है ना साइंटिफिक जो सोशलिज्म आया मार्क्स के द्वारा लेकर आया गया। ठीक है, मगर यहाँ पर मार्क्स ही अकेले नहीं थे जिन्होंने सारी चीजें कंट्रीब्यूट करी। मार्क्स एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने अकेले को कभी भी कुछ भी नहीं लिखा। मार्क्स तो जो है ना मार्क्स एक ऐसे इंसान थे जिनको अपने ही कंट्री से, अपने ही राज्य से भगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो उनके जो आइडियाज थे ना, वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो अट्रैक्ट करते थे, मगर कुछ लोगों को कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा करते थे। सबसे ज्यादा जो वर्किंग क्लास से ऊपर वाली क्लास हुआ करते थे ना, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं ऑन करती थी। ठीक है, आई बताऊंगा मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें उनको खराब लगती थी, तो इसलिए जर्मनी से, वो जर्मन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनको वहां से भगा दिया। अब वो वंडर तो कर रहे थे, क्योंकि हम अब सीधे मार्क्सिज्म पा रहे हैं। ठीक है, जो आइडियोलॉजीज थी। अब मार्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मार्क्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो। ठीक है, मार्क्स पर पढ़े। अब यहाँ पर मार्क्स जब वंडर कर रहे थे एक देश से दूसरे देश, क्योंकि वो लिखते सही थे क्या, अगर आप भी जाने ना उनके बारे में, आपको शुरू से ये सुनाया गया है कि मार्क्सिज्म इज नॉट अ ग्रेट आइडियोलॉजी। मार्क्सिज्म जो मार्क्सिज्म थे, यानी मार्क्स जो थे, उन्होंने हमेशा बात करी है कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश करने की। बट इफ यू डू नॉट हैव एन आइडिया अबाउट मार्क्स, देन हाउ कैन यू इंटरप्रेट, और हाउ कैन यू अज्यूम, और आप कह सकते हो किसी के बारे में अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा ये कह रहा है। नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। मगर जब आप एक बार पढ़ लिख जाओगे ना, तब भी आप ये कहोगे कि आपके दिमाग में जो ना चीज शुरू से भरी गई है कि हाँ मार्क्सिज्म गलत है। मार्क्सिज्म गलत नहीं है, उसकी एक बार आइडियोलॉजी पढ़ो, फिर उसके बाद पता चल जाएगा मार्क्सिज्म कहते क्या है, मार्क्स कहते क्या है। इसमें मार्क्स ने अकेले कंट्रीब्यूट नहीं करा। जब वो इधर उधर भाग रहे थे ना, उनको देश निकाला दिया जा रहा था हर जगह से। फिर उसके बाद वो एट द एंड ऑफ द डे कहां पर जाकर टिके थे? इंग्लैंड में जाकर टिके थे। इंग्लैंड में एक बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनका नाम था एंगल्स। अब ये बिजनेसमैन जो थे, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था, फाइनेंशियली भी, हर चीज के तरीके से मार्क्स को सपोर्ट करा था उनको हर चीज में। क्योंकि क्यों? देखिए, दूसरी चीज आपने ये सुनी होगी कि किसान भाई, ठीक है, धोबी भाई, या फिर बिजनेसमैन भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। अगर एक किसान है, फार्मर है, इसके पास 10 करोड़ है। एक फार्मर है, इसके पास 1 लाख है, सीआर और लैख। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने एक बिल क्रिएट कर दिया, बिल बना दिया कि
वी विल रिड्यूस, कि आपको जो है फार्मर जितने भी हैं उनकी जो आमदनी है वो 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये फार्मर जो है वो तो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, ये जो है कहीं ना कहीं जो है ये भी 80,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब ये मानकर चलिए बिल क्रेडिट कर ये चीज है। अब बेशक फार्मर जो पहला वाला उसके पास 10 करोड़ है और दूसरा वाला 1 लाख है, अब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे क्योंकि भाई तू भी फार्मर है मैं भी फार्मर हूँ, दोनों हम भाई भाई, ठीक है। तो इसीलिए इनकी आइडियोलॉजी मिल गई ना कि भाई तू भी फार्मर मैं भी फार्मर, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, मगर फार्मर तो है, तो इसीलिए भाई भाई कहेंगे कि हाँ हम दोनों अब सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक जो एंगल्स थे इनकी आइडियोलॉजी मार्क्स की आइडियोलॉजी के साथ मैच करती थी, ठीक है। फिर एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जब इंग्लैंड में थे तो फंड कर रहे थे एंगल्स मार्क्स को, ठीक है, हर तरीके से, ठीक है, हेल्प कर रहे थे, उनके आइडियाज दोनों के मैच करा करते थे और अच्छे लगते थे, ठीक है। एक दूसरे के आइडियाज, वो अपने आइडियाज भी बताते थे, मार्क्स भी अपने आइडियाज बताते थे। फिर जब इन दोनों के आइडियाज इंग्लैंड में फैलने लगे तो इनको इंग्लैंड से देश निकाला नहीं दिया गया। क्यों? इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे रसल, उन्होंने इनको सपोर्ट करा क्योंकि इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर उनको इनके आइडियाज बहुत पसंद आए, ठीक है। तो इसीलिए जो दूसरी कंट्रीज थे उन्होंने जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उनसे कहा कि भाई तुम इनको निकालो, क्या कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के खिलाफ है। मगर इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, मैं क्यों निकालूं, ठीक है। तो इसीलिए इनको वहां से नहीं निकाला गया और फिर उसके बाद इन दोनों ने मिलकर इनको जो है एक काम दिया गया कि भाई तुम एक अच्छी सी अपनी एक किताब के लिखते अपने कुछ लिखो कि कैपिटलिज्म के बारे में, कैपिटलिज्म के खिलाफ जो भी तुम काम कर रहे हो उसके बारे में कुछ लिखो, ठीक है। तो इनके एक फेमस पोस्टुलेट आता है जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कहीं ना कहीं 1848 में पब्लिश हुआ था, जिसमें इन्होंने भर भर कर कैपिटलिज्म की बुराइयां करी हैं और जो कम्युनिज्म की अच्छाइयां करी हैं। कि कम्युनिज्म क्या है? सिंपली कम्युनिज्म कुछ नहीं है, समांतरवाद है जिसमें स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करी जाती है। सोशलिज्म में कहीं ना कहीं स्टेट के पास ओनरशिप आती है, कैपिटलिज्म में जो है प्राइवेट ओनरशिप क्रिएट होती है, ठीक है। सोशलिज्म में पब्लिक ओनरशिप और लिबरलिज्म में या फिर कैपिटलिज्म में बोल सकते हैं हम एक प्राइवेट ओनरशिप, और जो कम्युनिज्म है उसमें सीधी की सीधी जो बात होती है वो नो ओनरशिप, ना तो क्लास ना ही स्टेट, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहां पर एक कम्युनिटी है वही सारी चीजें ऑन करेगी। अगर कोई बंदा काम ढूंढ रहा है तो उसको उसकी एबिलिटीज के हिसाब से, उसके नीड के हिसाब से चीजें मिलेंगी। सबको समान अधिकार है, कुछ नहीं, कोई किसी के ऊपर रूल नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको बताऊंगा धीरे धीरे कॉन्ट्रोडिक्टरी भी चीजें बताऊंगा, ठीक है। सारी चीजें, क्लास लंबी है, बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, मगर हाँ इतना है कि मार्क्स जो है खत्म कर दूंगा, 2 घंटे की हो या 3 घंटे की हो, मार्क्स खत्म कर दूंगा, इतना करें, ठीक है। अब देखिए जो यूरोपियन सोशलिज्म के द्वारा, यानी जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि चेंज आना चाहिए, फिर मार्क्सिज्म लेकर आए थे साइंटिफिक, यानी मार्क्स के साथ एंगल्स जो थे वो लेकर आए थे साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है। साइंटिफिक सोशलिज्म जिसमें उन्होंने बात करी थी कि इसका बेस होना चाहिए, जब भी तो हम सोसाइटी में चेंज लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो है ना उन्होंने यूटोपियन जो आइडिया थे, आइडिया थे जिनके कोई बेस नहीं था, उसको एक बेस दे दिया साइंटिफिक सोशलिज्म लाकर, जिसको आगे चलकर इसी आइडियोलॉजी को, साइंटिफिक सोशलिज्म को मार्क्सिज्म बोला जाता है। मार्क्स के द्वारा जो आइडिया दी गई थी, ठीक है। ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए ये जो नोट्स है जो मैं आपको जिसमें से आपको पढ़ाने वाला हूं, मैंने ही बनाए हैं, ठीक है। ये जो नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, हो सके तो आप इन्हें एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो वहां से आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जब इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार करा ना और पब्लिश करा, उसमें ये कहा कि जितनी भी वर्किंग क्लास है ना भाई, अगर तुम अपने राइट्स को सिक्योर करना चाहते हो ना तो आ जाओ, एकजुट हो जाओ, ठीक है। और हम एक ऐसे स्टेट की स्थापना करते हैं जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, कोई भी स्टेट नहीं होगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी दुनिया की जो वर्किंग क्लास है उसको यूनाइट करने की बात करी गई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, ठीक है। इन शॉर्ट तो मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म कहां बात करते हैं? मार्क्सिज्म यहां बात करते हैं कि ये कुछ नहीं कहते कि एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझा दी। अब यहां पर मार्क्सिज्म में एक और चीज बताई गई है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर ये जो ना ह्यूमन की जो प्रॉब्लम है, अब उसको वो हिस्ट्री से कहीं ना कहीं
हिस्ट्री इन्होंने क्या करा, जो साइंटिफिक सोशलिज्म है, सोशलिज्म है, इसका जो बेस क्रिएट करा है ना वो हिस्ट्री में क्रिएट करा है। हिस्ट्री से लेकर चलेंगे, हिस्ट्री को बेस मान लिया इन्होंने, ठीक है, कि हिस्ट्री में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं ना, जितनी भी चीजें हुई हैं, जितनी भी आगे चलकर सोसाइटीज डेवलप हुई हैं, वो सारी की सारी एक तरीके से हिस्टोरिकल प्रोग्रेस जितनी भी हुई अब तक, वो कहीं ना कहीं क्या था, एक कॉन्फ्लिक्ट था जो एंटागोनिस्टिक फोर्सेस और क्लासेस के बीच में, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं लैंड लॉर्ड्स, फिर उसके बाद पीजेंट्स थे, उनके बीच में भी लड़ाई हुई, ठीक है। फिर आगे हम कैपिटलिज्म में देखते हैं, कैपिटलिज्म और वर्किंग क्लास में फिर दोबारा लड़ाई हुई, कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आएगा, सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अगर अब तक लड़ाइयाँ लड़ी है ना किसी ने, तो वो कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास ने, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कॉमनर्स थे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, फिर उन्होंने एक नई जो एक आइडियोलॉजी की स्थापना करी है, एक नई चीज उभर कर आई है, और वो जो लड़ाई है ना एक रेवोल्यूशन में तब्दील हुई है। यहाँ पर रेवोल्यूशन को जो है ना मार्क्सिज्म के द्वारा एक पॉजिटिवनेस बताई, पॉजिटिव एक मेथड बताया गया जिसके द्वारा एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो हिस्ट्री को ये सारी चीजें मानते हैं कि अगर हिस्ट्री में जो भी चेंज आया है ना, हिस्ट्री जितनी भी क्रिएट हुई है वो कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास के द्वारा ही क्रिएट हुई है। ये चीजें समझ में आपको बात, चले आगे चलिए। दिस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम द फॉल्ट एंड द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन विच द वन क्लास कम्स टू गेन ऑनरशिप, और सारी की सारी क्या करती हैं, काम करते हैं। जैसे कि कैपिटलिज्म में हुआ था, कैपिटलिज्म में कुछ बुर्जुआ क्लास थी जिसने कहीं ना कहीं सारे के सारे जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन पूरा इन्हीं के हाथ में आ गया था। बुर्जुआ क्लास जो हुआ करती थी कैपिटलिज्म में, ठीक है। और बाकी की जो वर्किंग क्लास थी वो कहाँ थी, नीचे, उनको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जब उनको कुछ नहीं मिलेगा वो भी तो चाहेंगे ना कि हमारे पास भी कुछ ना कुछ राइट्स हो। अब जो मिडाइवल इंडिया में देखा लैंडलॉर्ड्स और जो हमारे पीजेंट्स थे, पीजेंट्स चाहते थे भाई लैंडलॉर्ड कब तक रहोगे तुम अपने पास सारा का सारा लैंड, हमारे पास भी तो आना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, लड़ाई लड़ी और अपने हक के लिए वो लिबरलिज्म को लेकर आए। लिबरलिज्म ने कैपिटलिज्म एस्टैब्लिश कर दिया। अब कैपिटलिज्म में हमें ये सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दिख रही हैं, तो यहाँ पर अब सोशलिज्म एस्टैब्लिश होना चाहिए। ये बात कहते हैं क्या, मार्क्स कहते हैं, ठीक है, मार्क्स कहते हैं, ठीक है। अब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो ऑन करते हैं ना क्लासेस, वो होती है बुर्जुआ क्लासेस। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे लैंड्स, बिल्डिंग्स, माइंस, फॉरेस्ट, मशीनरी और पूरी जो कैपिटल होता है, ये किनके द्वारा ऑन करी जाती है, बुर्जुआ क्लास, कैपिटलिज्म में, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ऐसे रिजॉल्व नहीं होगा। मार्क्स कहते हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कैपिटलिज्म और जो वर्किंग क्लासेस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इस तरीके से रिजॉल्व नहीं होगा। भैया किस तरीके से रिजॉल्व होगा रे, बताओ। चलो अब ये जो रिजॉल्व होगा ये होगा जब तक तुम जो कैपिटलिज्म है उसको ओवरथ्रो नहीं कर दोगे, सॉरी ओवरथ्रो नहीं, यानी हम उखाड़ कर फेंक नहीं दोगे, ठीक है, रूट आउट नहीं कर दोगे, ठीक है। कैपिटलिज्म को जब तक तुम उखाड़ कर फेंक नहीं दोगे तब तक ये पूरा का पूरा जो कॉज है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, चलता रहेगा। अब इसके लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है इसको फेंक दो, उखाड़ कर फेंक दो, इसको उखाड़ कर फेंक दो और तुम स्टैब्लिश करो इस सोशलिज्म की, समाजवादी स्टेट की, जो आगे चलकर कम्युनिज्म में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ये बात कहते हैं कौन, मार्क्स और लेनिन, यानी आइडियाज, ठीक है। अब देखो इसके आगे चलते हैं हम आगे चलकर मार्क्स ने अपने कुछ टेनेट्स दिए, अपने कुछ सिद्धांत दिए, तो उसमें से जो ओरिजिनल सिद्धांत थे उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उनको, क्लासिकल मार्क्सिज्म, ठीक है, क्लासिकल मार्क्सिज्म। आगे न्यू मार्क्सिज्म भी आता है, मगर न्यू मार्क्सिज्म में कुछ नहीं है, वो बस बारीकी से प्रॉब्लम्स के एनालाइज करते हैं हर चीज की कहाँ जो प्रॉब्लम्स है कैपिटलिज्म में कहाँ आ रही हैं और कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसका जो है एक साइंटिफिक सॉल्यूशन लेकर आ जाते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट टाइम जो सोशलिस्ट आए थे उनके पास प्रॉब्लम्स तो थी, वो जान गए थे कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है कैपिटलिज्म में, मगर उनका सॉल्यूशन उनके पास नहीं था। फिर उन्होंने एक आइडियोलॉजी बनाई कि कोई सेंट्रलाइज इकोनॉमी स्टैब्लिश करना चाहता है स्टेट के अंदर, ठीक है। कोई चाहता है कि फ्री कॉर्पोरेशन की जगह, सॉरी फ्री कंपटीशन की जगह फ्री कोऑपरेशन आ जाए, ठीक है। तो ये सारे यूरोपियन आइडियाज थे। अब इसको तब्दीली दी मार्क्स और एंगल्स ने जब ये साइंटिफिक सोशलिज्म लेकर आए। साइंटिफिक सोशलिज्म में उन्होंने बताया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर इसको जो बुर्जुआ क्लास और जो वर्किंग क्लास है इसके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इस चीज को कहीं ना कहीं अगर तुम उखाड़ कर फेंक रहा है तो बुर्जुआ क्लास को यानी कैपिटलिज्म को उखाड़ कर फेंक दो, बुर्जुआ क्लास को नहीं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं जाएगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट जब जाएगा जब एक समांतवाद की स्थापना हो जाएगी जहां पर ना तो क्लास होगी ना ही स्टेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं मार्क्स, ठीक है। अब इनके आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने हिस्ट्री जो है उसको बेस बनाया कि जितनी भी आज तक अगर
तब्दीली आई है, बदलाव लेकर आए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो आए हैं, वो कहीं ना कहीं जो आए हैं अब तक, वो कहीं ना कहीं कॉमनर्स या फिर हम बोल सकते हैं पीसेंट, या फिर हम बोल सकते हैं जो वर्किंग क्लास है वही लेकर आए हैं। ठीक है, उन्होंने ही कहीं ना कहीं जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है, तो एक नई जो जैसे कि मानकर चलो कि ये है ए जो अभी सिंहासन पर बैठा है, ठीक है, यहां पर बी ने और सी ने लड़ाई लड़ी, तो आगे चलकर जब ए को ओवरथ्रो करा जाएगा तो या तो बी बैठेगा या फिर सी बैठेगा। अगर बी बैठ गया तो बी और सी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से चलेगा, फिर सी बैठेगा, फिर दूसरी जो आगे चलकर वर्किंग क्लास बनेगी, फिर उसके बीच में डी के बीच में और सी के बीच में लड़ाई लड़ी जाएगी, यानी ऐसे ही क्लास कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो हिस्ट्री में यही सारी चीजें हुई हैं और आगे चलकर भी यही रहेंगे। अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट परमानेंटली खत्म करना, मार्क्स कहते हैं, अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट परमानेंटली खत्म करना है तो वी नीड टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिज्म और अ कम्युनिस्ट स्टेट। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बोली गई। अब देखिए क्लासिकल मार्क्सिज्म क्या है। क्लासिकल मार्क्सिज्म कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये सिंपली ये कहता है कि साइंटिफिक सिस्टम होना चाहिए हर एक चीज का, साइंटिफिक थॉट लेकर आए कि जो सोसाइटी डिवाइड हुई है ना डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लास में, ये हट नहीं सकती, ये हट नहीं सकती और ये कंटिन्यू रहेगी। बस यही क्लासिकल मार्क्सिज्म ने, सॉरी क्लासिकल जो मार्क्सिज्म है उसमें बोला गया है कि जो क्लास इंटरेस्ट है ना दैट इज इरिकंसीएबल, इसका कोई समाधान नहीं हो सकता, इसका समाधान नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू डिसअपियर इट, इफ यू वांट टू ओवर रूट आउट इट, उखाड़कर फेंकना चाहते हो, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा और ये है कैपिटलिज्म को उखाड़ना, कैपिटलिज्म को हटा देना। ठीक है, अब यहां पर इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले सिर्फ मार्क्स और लेनिन, नॉट लेनिन, एंगल्स नहीं थे, यहां पर सपोर्ट कर रहा है इसे लेनिन ने, माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग और रूसो लग्जमबर्ग ने भी। ठीक है, रूसो लग्जमबर्ग कौन हुआ करते थे? ये एक पॉलिश एक्टिविस्ट हुआ करते थे और जो माओ जेडोंग थे ये इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर हुआ करते थे। कहां पर? चाइना में। लेनिन जो थे रोल रसिया में हुआ करते थे, ठीक है, फिलोसोफर। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं रेवोल्यूशनरी या फिर थिंकर। ठीक है, फिलोसोफर नहीं थे, रेवोल्यूशनरी थिंकर। ठीक है, माओ जेडोंग और लेनिन। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं मार्क्स के टेनेट्स। ठीक है, कि मार्क्स के सिद्धांत है। मार्क्सिज्म समझ में आ गया ना क्या है? मार्क्स कुछ नहीं है, एक आइडियोलॉजी है सोशल चेंज की, कि वो समाज में चेंजेस लेकर आना चाहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है ना वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुकी है, अब उसके भी हक की बात होनी चाहिए, वो बात करते हैं मार्क्सिज्म। ठीक है, सिंपल बात। ठीक है, अब आपको पूरा का पूरा जितना मैंने अभी तक समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर मार्क्स के द्वारा कुछ टेनेट्स दिए गए। बेसिकली जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं मार्क्स को ये कहते हैं कि ये जितनी भी चीजें होती है ना संसार में, जितनी भी संसार में चीजें होती हैं उसके कुछ ना कुछ या तो कॉजेज होते हैं या फिर कुछ इफेक्ट होते हैं। ऐसे ही क्लास कॉन्फ्लिक्ट में भी थे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट अगर चलता है तो क्लास के बीच में कहीं ना कहीं कॉजेज भी हैं, उसके कुछ इफेक्ट भी हैं। जब कोई भी एक वर्किंग क्लास है, मानकर चलिए ए और बी, मैंने अभी एग्जांपल दिया था ए और बी। ए जो है तख्ते पर बैठा है यानी सिंहासन पर बैठा है, और बी जो है वर्किंग क्लास है। ठीक है, इसकी कुछ इच्छाएं हैं। जो ए खा रहा है ना, ए खा रहा है लड्डू पेड़ा खा रहा है, पेड़ा खा रहा है ए। अब बी खा रहा है क्या नाम है, मुरमुरे खा रहा है। अब बी का भी तो मन करता है लड्डू पेड़ा खाए। ठीक है, बी का जब मन करेगा तो वो कहीं ना कहीं, अब इसकी बी के अंदर दिमाग में क्या चलेगा, यार भाई ए जो है ना वो तो लड्डू पेड़ा खा रहा है, मेरा भी मन है, कैसे खाऊं भाई, मैं तो लड़ाई करूंगा, ऐसा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया ना यहां पर। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो कॉज है ना लड्डू पेड़ा, ये कॉज है। अब इस कॉज ने कहीं ना कहीं एक इफेक्ट क्रिएट करा इसके बी के माइंड में। बी के माइंड में जो इफेक्ट क्रिएट हुआ ना उसने कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर जितना भी डेवलपमेंट आज तक हुआ है, चाहे फिर वो बुर्जुआइज, ठीक है, चाहे फिर वो बुर्जुआ वर्ग, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट में, या फिर हम बोल इससे पहले आने वाली जितनी भी फेडरलिज्म हुआ करते थे, या फिर हम बोले इसके बाद सोशलिज्म वगैरह, अब जितने भी यहाँ पर चीजें हो रही है ना इनका सबका एक ही चीज मतलब है मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर चीजें जितनी भी आसपास हो रही है ना, ये जो लड्डू पेड़ा जो है ए और बी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, लड्डू पेड़ा के लिए जो लड़ाई हो रही है लड्डू पेड़ा, तो ये क्यों हो रही है? ये लड्डू पेड़ा क्या है? मटेरियलिज्म, अट्रैक्शन जो बी को फील हो रहा है एक लड्डू पेड़ा की तरफ। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हुई है वो किसी के पीछे नहीं, खाली एक मटेरियलिज्म के, अपने आप को और ज्यादा मटेरियली क्या नाम है समृद्ध बनाना। ठीक है, अगर ए के पास कोई चीज है तो बी के पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं, वर्किंग क्लास मेरे पास क्यों नहीं है, मैं लड़ाई करूंगा इस चीज के लिए, ऐसा। तो यही चीज कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करेंगे मार्क्स के द्वारा बताएंगे। बेसिक पोस्टुलेट्स हैं ये, मार्क्स के बेसिक पोस्टुलेट्स। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं मार्क्सिज्म ह्यूमन बीइंग इज बोर्न, आपकी बुक में लिखा है, ये क्या नाम है, एनआईओएस की क्लास 12 की पॉलिटी की बुक में लिखा है चैप्टर 4 में, ह्यूमन बीइंग इज बोर्न एज एट अ पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर बीइंग, देखिए यहाँ पर मार्क्स के द्वारा क्या बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग है, चाहे फिर वो मिडाइवल इंडिया में पैदा हुआ, चाहे फिर वो एंशिएंट इंडिया में पैदा हुआ, चाहे फिर वो मॉडर्न इंडिया में पैदा हुआ, वो एक इंडिपेंडेंट एक एरा में पैदा हुआ, एक इपोक में पैदा हुआ, एक स्टेज पे पैदा हुआ है, जहां पर ये जो एरा है ना वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब जब यहाँ पर वो पैदा हुआ है तो वो ह्यूमन जो है, ये जो ह्यूमन है ये एक्टिव है, ये अपनी हालत जान सकता है कि वो किस स्टेज पर पैदा हुआ। अगर वो चाहे कि अपना डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो डेवलपमेंट कर सकता है, उसके अंदर रैशनैलिटी है, इतना सोचने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है मार्क्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्स ये भी बोलते हैं कि देखिए कोई भी सोसाइटी हो, चाहे फिर वो कैपिटलिज्म हो, के बाद आने वाला सोशलिज्म हो, के बाद आने वाला कम्युनिज्म हो, सब इसके बाद आने वाला सोशलिज्म कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ए जो है एक राजा है, मोनार्क है, और बी एक पीजेंट या फिर वर्किंग क्लास का मेंबर है, ठीक है। ये वर्किंग क्लास का मेंबर है। अब इसने अगर मोनार्क के खिलाफ लड़ाई करी है ना, मोनार्क के खिलाफ लड़ाई करी है, तो लड़ाई करने के बाद जो बी को फल मिलेगा ना वो कहीं ना कहीं अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। यानी अगर कोई भी लड़ाई होती है ना हक के लिए, हिस्ट्री में जो भी लड़ाई हुई है, जैसे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था जिसे हम द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट बोलते हैं, ठीक है, जहां जो से हम बोलते हैं पहली आजादी की तरफ के लिए लड़ाई। वैसे तो वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी 1806 में, ठीक है, ये हिस्ट्री की बात है, ठीक है, हिस्ट्री को छोड़ देते पीछे, हम यहाँ पर बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी को हम एक तरीके से हिस्ट्री के संदर्भ में पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में जितनी भी लड़ाई हुई है, चाहे फिर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे फिर वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, चाहे फिर वो अमेरिकन सिविल वॉर हो, चाहे फिर वो रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे फिर वो यूरोपियन रेवोल्यूशन, चाहे फिर वो चाइनीज रेवोल्यूशन हो, चाहे फिर कोई भी सा भी रेवोल्यूशन हो, उसके बाद जो आने वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी ही रही है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मार्क्स कहते हैं, ठीक है। अब मार्क्स ये कहते हैं कि रेवोल्यूशन जितने भी हैं वो कुछ नहीं है, रेवोल्यूशंस कुछ नहीं है, बल्कि एक लोकोमोटिव की तरह काम करते हैं जो हिस्ट्री को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि रेवोल्यूशंस आर द लोकोमोटिव्स ऑफ द हिस्ट्री, जैसे कि एक ट्रेन है ना, ट्रेन में आगे इंजन लगा रहता है, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री को खींच कर लेकर आता है, मगर ये नए नए पाथ्स को भी तो फाइंड आउट करता है। तो ये रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है इन सब की लाइफ में, क्योंकि ये जो इंजन है ये एक रेवोल्यूशन है। और ये जो ना कहीं कहीं कोचिन से भी निकल रहा है, कहीं कहीं मध्य प्रदेश से, कहीं कहीं मौसम राम से, कहीं कहीं लद्दाख से, तो नई नई चीजें जो लेकर आ रहा है ये इंजन लेकर आ रहा है, वो इन सब के लिए लेकर आ रहा है, इन सबको भी एक्सपीरियंस करा रहा है। अदर जो जितने भी जो बॉक्सेस या फिर हम बोगीज बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डिब्बे जुड़े हुए हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आई? तो यही कहते हैं मार्क्स, ठीक है। आगे मार्क्स बात करते हैं कि जो क्लास इंस्टीट्यूशन है ना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कहीं ना कहीं जो ऊपर की जो क्लास है, जैसे कि बुर्जुआ क्लास ने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लिया, स्टेट, ठीक है, वो क्या करेगा, उनके राइट्स, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सेव करेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अब उन्हीं के संदर्भ में काम करेगा। जब स्टेट होगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं जो थोड़े से लोग हैं उनके लिए काम क्यों करेगा, वो सबके लिए फिर काम करेगा। सोशलिज्म में एक स्टेट है तो वो सबको एक समान अधिकार दे रहा है, समाजवाद की स्थापना करके सोशलिज्म में वो एक सबको एक समान अधिकार दे रहा है, सबको एक समान नौकरी दे रहा है, सबको एक समान चीजें दे रहा है, तो वो सोशलिज्म है। स्टेट का वहां पर एक साथ एक काम हो गया। मगर कैपिटलिज्म जो स्टेट है जो स्टैब्लिश करा गया है, लिबरलिज्म के द्वारा कैपिटलिज्म स्टैब्लिश करा गया है, और कैपिटलिज्म ने जो एक स्टेट की स्थापना करी है उसमें जो राइट्स है ना, जो वर्किंग क्लास के राइट्स है, वो तो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिए गए हैं। सारी वेल्थ भी जो बुर्जो क्लास है उसके पास है, और सारी चीजें भी जो बुर्जो क्लास है उसके पास है। तो यहाँ पर जो है स्टेट का काम क्या है, स्टेट का काम एक तरीके से वो सर्वेंट है बुर्जुआ क्लास का, जो बोर्जुइज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उनका सर्वेंट है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है मार्क्स के द्वारा, ठीक है।
तो एक तरीके से जो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो बनेगी, सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म जो आएगा उसमें अब तो स्टेट होगा ना, क्लास होगा। ठीक है, ये जो स्टेट है ये रिजॉल्व भी तो करा सकता है सारे सारे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं क्लास के बीच में। ठीक है, जो ऊपर की क्लास है टॉप क्लास में और जो नीचे वाली क्लास उनमें नहीं, मगर ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है खाली ऊपर वाली क्लास को। ठीक है, ऊपर वाली क्लास को उसके हिसाब से चल रहा है, क्योंकि देखिए किसी ने बोला है कि आगे चलने वाले समय में जो आगे स्टेट को अगर कंट्रोल करेंगे ना, वो पॉलिटिकल पावर और कॉर्पोरेट्स कहीं ना कहीं रूल करने वाले हैं, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट रूल करने वाले हैं। आज के समय में आपको देखा होगा कि जो हम बोल सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं उसमें पार्टीज के पास 5-5 हजार करोड़, 6-6 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ रुपए पड़ा है। कहां से आ रहा है वो पैसा? जो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो कॉर्पोरेट्स वही तो डोनेट कर रहे हैं। अब जब वो इतना पैसा दे रहे हैं पार्टीज को और वो आकर पावर में खड़ी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और होम मिनिस्टर बन रहे हैं और क्या नाम है हमारे जो रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह जितने भी सारी चीजें बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो उनके फेवर में ही तो सारी सारी पॉलिसीज बनाएंगे। फिर अगर वो पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे, वी विल नॉट फंड यू। और अगर पार्टीज के पास फंड नहीं होगा तो क्या होगा, वो फिर एग्जिस्ट ही छोड़ देंगे, एग्जिस्टेंस उनका खत्म हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती हैं, कॉर्पोरेट्स के फेवर में काम करती हैं। वो जो नीचे वाले तबके हैं उनके फेवर में, अगर 10 रुपए ऊपर से आ रहे हैं ना, 10 रुपए खर्च कर रही है वो, तो कहीं ना कहीं 1 रुपया खर्च कर रही है वो वर्किंग क्लास के लिए आज के समय में, और जो 9 रुपए खर्च हो रहे हैं वो कॉर्पोरेट के हिसाब खाते में जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, आज के समय यही चल रहा है। ठीक है, मतलब कैपिटलिज्म ने यही करा है कि जो रिच था उसको और ज्यादा अमीर कर दिया, और जो गरीब था उसको और ज्यादा नीचे लेकर चला गया कि भाई तू अब जो ना क्या करेगा, अब तू खड्डे खोदेगा, नालियां सफा करेगा, अब तू गड्ढे सफा करेगा और कुछ नहीं करने का, बस यही करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी आगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ये जो चीजें खत्म करनी है ना, अगर क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना है तो यहाँ से हमें जो कैपिटलिज्म उसको उखाड़ कर फेंकना होगा और सोशलिज्म की स्थापना करनी होगी। ये बोलते हैं मार्क्स। ठीक है, ये बोलते हैं मार्क्स। ठीक है, और आगे इनके सिद्धांत आ जाते हैं कि आगे इनके सिद्धांत, ये तो बेसिक चीजें थी जो मार्क्स के द्वारा कही गई हैं, जो इन चीजों पर मार्क्स के सिद्धांत जो है वो बेस्ड है। अब मार्क्स के सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। जो मार्क्स का पहला सिद्धांत है टेनेट्स, ठीक है, वो है टेनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म में डायलैक्टिकल पहला टेनेट है मटेरियलिज्म, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का बस यहाँ पर ये समझना है कि जो मार्क्स थे ना, वो जो हेगल से एक जर्मन फिलोसोफर हुआ करते थे, जर्मन फिलोसोफर थे हेगल। ठीक है, वहां से उन्होंने इसको बोरो करा डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। अब ये जो मार्क्स थे वो इनके सिद्धांत से काफी ज्यादा मतलब प्रभावित हुए तो उन्होंने इसको यहाँ से उठा लिया। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म में जो हेगल थे उन्होंने बात करी थी आइडियल कॉन्शियसनेस की, वो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर सीधा जो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म में हम बात करेंगे मार्क्स के व्यू की। मार्क्स क्या बिलीव करते थे? मार्क्स ये कहते थे कि सारी चीजें अगर फिसाद की जड़ है ना कोई, तो वो है मटेरियल फसाद की जड़ है, मटेरियल फसाद की जड़ है। ये जब तक फसाद की जड़ रहेगा, जब तक एक रैशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो जाएगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, तब तक ये मटेरियल जो है ये फसाद की जड़ रहेगा इसका। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डायलैक्टिकल मटेरियल, चलो मैं आपको हेगल की थ्योरी बता देता हूँ। अब ये हेगल क्या कहते हैं कि कॉन्शियसनेस, ही पोस्टुलेटेड द आइडिया और कॉन्शियसनेस वाज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो एसेंस है वो आइडिया और कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हेगल्स के द्वारा यही बोला गया है। जस्ट अ सेकेंड, he postulated that idea और consciousness was the essence of universe। ये बोला गया हेगल्स के द्वारा। ठीक है, कि आइडिया जो है ना यूनिवर्स का, वो कॉन्शियसनेस एसेंस है, यानी सिद्धांत है, यानी हम बोल सकते हैं सार जो है यूनिवर्स का, वो एक आइडिया है और एक कॉन्शियसनेस है। ठीक है, आइडिया धीरे धीरे डेवलप होता है। जब आइडिया डेवलप होने लग जाता है तो यहाँ पर एक थेसिस और एंटीथेसिस का और एक सिंथेसिस का एग्जांपल दिया है। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए थेसिस, एंटीथेसिस और एक सिंथेसिस। एंटीथेसिस यानी पार्शियल ट्रूथ, ये ट्रुथ
मगर अगर अगर इसने भी आइडिया बना लिया कि इसने बोलते हैं कि आइडिया इवॉल्व इन न्यू फॉर्म्स बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट टेंशन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए थेसिस में टेंशन वगैरह सब चीज है, ठीक है, अगर यहाँ पर भी एंटीथेसिस में भी टेंशन आ जाए तो ये भी पार्शियल ट्रूथ हो जाएगा। ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है। सिंथेसिस एक एब्सोल्यूट ट्रूथ, नियरर ट्रूथ है, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं, नियरर ट्रूथ है, ठीक है। ये बोलते हैं यहाँ पर हेगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर तो समझ में नहीं आएगा, एक बीज आपने बोला इसका बाजरे का या बोल सकते हैं हम गेहूं का बोला, गेहूं का बीज बोल दिया तो वहां पर वो फसल जो ना हरी हरी रहेगी, हरी हरी फसल रहेगी, वो है ट्रूथ, ठीक है। अब जो बीज है वो रहेगा ट्रूथ और जो फसल रहेगी हरी हरी, यानी पक गई हरी हो गई, सारी चीजें हो गई, वो रहेगी एंटीथेसिस, ठीक है। एंटीथेसिस होगी, मटेरियलिज्म की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, मटेरियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एंटीथेसिस से भी समझ लीजिए, ये हो गया थेसिस, ठीक है, यानी सीड क्रॉप, और यहाँ पर अब डायरेक्ट जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द फ्लोर यानी आटा जो मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट है। ट्रूथ यही है, बाकी सारी चीजें क्लासेस है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्सिज्म क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म ये कहते हैं कि भाई साहब मटेरियल कंडीशन है, अगर जब तक एग्जैक्ट चीज जो हम चाहते हैं वो नहीं आ जाएंगे ना, तो मटेरियल की जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी, उनके बीच में क्लासेस भी चलती रहेंगी। और मटेरियल के पीछे ये जो मटेरियलिज्म है ना, मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद के पीछे सारी हिस्ट्री में जितनी भी लड़ाई हुई है भौतिकवाद के ऊपर ही हुई है। अगर किसी के पास आज मोबाइल है और किसी के पास नहीं है, तो वो जिसके पास नहीं है वो भी मोबाइल लेना चाहता है, तो ये एक मटेरियलिज्म ही तो है, ठीक है। मटेरियलिज्म की तरफ अट्रैक्शन, और जब तक ये जो मटेरियलिज्म जो जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं आ जाएगा ना, तब तक मटेरियलिज्म शांत नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ यही आएगा, ठीक है। जैसे कि 10 किलो अगर आपने वो लिए, या अगर आपने 20 किलो जो है किले सॉइल लिए, इसे आपने जो ना चरखे पर रखा, जो क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, कुम्हार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता इंग्लिश में, यहाँ पर कुम्हार को भूल गया, कारपेंटर नहीं याद था मुझे, ठीक है। चलिए कुम्हार को जो भी बोलते हैं, कुम्हार होते हैं जो बर्तन बनाते हैं, पॉटर बोलते हैं, ठीक है। जो पॉटर है वो क्या करेगा, ये बनाता है। अब यहाँ पर जो बनाएगा ना, बर्तन बनाएगा, ये बनाना चाहता है एक बड़ा सा पतीला, ठीक है, एक बड़ा सा बकेट बनाना चाहता है, ये साइज का बकेट बनाना चाहता है। पहले तो इसने बनाया एक टम्बलर गिलास बना दिया, फिर उसने बनाई कटोरी बना दिया, फिर उसने बनाई एक यानी पतीली बना दी, सुराही बना दी, ठीक है। इस ऐसे करके कुछ सुराही बना दी, ठीक है। सुराही देखो क्या बन जाएगी, ऐसे करके सुराही कुछ बना दी, ठीक है, सुराही बना दी, मगर इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है पतीला। जब तक ये नहीं बन जाएगा तब तक इनका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तब तक ये बनाता रहेगा, क्लासेस चालू रहेगी इसकी और मट्टी के बीच में, पॉटर की मट्टी के बीच में और इन बर्तनों के बीच में, जब तक ये नहीं आ जाएगा। तो ये है एब्सोल्यूट ट्रूथ, नियरर ट्रूथ, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जो पतीला बना है ये 10 फीट का बना है, ठीक है, मगर इसकी इच्छा हो कि ये और पतीला जो है वो 50 फीट का बनाना चाहे, और ठीक है, तो इसकी इच्छा बढ़ भी सकती है। तो ये जो क्लासेस है चालू रहेंगी, ये कहते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में, ठीक है। इट इज नथिंग बट अ वे हाउ एंड व्हाई सोशल चेंजेस अकर, और कैसे आते हैं सोशल चेंजेस, ये कहता है कि कैसे आते हैं, वो इसी तरीके से आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब ये ट्रिपल है क्योंकि एंगल्स ने क्या करा था, इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है, तो वो चीज आपकी नहीं है, हम यहाँ पर इसी को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ये कहा जाता है कि जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था वो मार्क्स की जो फिलॉसफी है उसको बताता है, मगर जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो क्या बताता है, जो मार्क्स की फिलॉसफी के साथ साथ अब ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या बताता है, साइंटिफिक बेस की बात करेगा कि आखिर जो एग्जैक्ट में बात है वो चल कहाँ रही है, ठीक है, चल कहाँ रही है। मार्क्स पूरा खत्म कर दूंगा आज, ठीक है। चलिए कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सीधा आप पढ़ो, ठीक है। इसीलिए जो है ना क्लासेस लंबी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी ये समझानी होती है, ठीक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स ये कहते हैं कि जो मटेरियल गुड्स है ना वो ही है, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट इन एनी गिवन एपॉक, किसी भी एरा में द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग देयर सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड एथिकल रिलेशंस। कि किसी भी एरा में जो है इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो ही कहीं ना कहीं सारी चीज को बिल्डअप करते हैं, सोशल रिलेशन भी, इकोनॉमिक रिलेशन भी, पॉलिटिकल रिलेशन भी।
इकोनॉमिक रिलेशन ही सारी चीजों को बिल्डअप करते हैं। एक परफेक्ट सोसाइटी वहां निर्माण लेती है जहां पर जो सोसाइटी के लोग हैं उनको जितनी भी चीज चाहिए, जितनी भी सारी चीज चाहिए, वो उनको समय पर मिल जाए, उनकी नीड्स और उनकी आवश्यकताएं सारी चीजें आराम से खत्म हो जाए, आराम से उनको जो सेटिस्फैक्टरी लेवल है ना, वो कंटेंट हर चीज से, यानी हर चीज से वो कहीं ना कहीं समृद्ध हो, उनको जो भी चाहिए वो मिल जाए। यहां पर ये बात होती है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। अब मार्क्स के हिसाब से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में सोसाइटी को दो भागों में बांटा गया है। कौन सी? पहला है बेस, ठीक है, और दूसरा है यहां पर सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर। बेस में बात करते हैं मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन की, मोड ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, और यहां पर बात करते हैं मार्क्स यहां पर सुपर स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल बिल्डअप की, जो दूसरी चीजें जिनसे सारी चीजें बनी हुई होती हैं। एक्सटर्नल बिल्डअप में जैसे कि लीगल, पॉलिटिकल और रिलीजन, RELIGIO, रिलीजन, हाँ रिलीजन एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ आती हैं यहाँ पर, जैसे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन और मोरल, सोशल प्रैक्टिसेस, लिटरेचर और कल्चर और आर्ट, ठीक है, ये सारी चीजें यहीं पर आती हैं सुपर स्ट्रक्चर में, जो कि कहीं ना कहीं बोला जाता है मार्क्स के द्वारा कि ये बेस के ऊपर डिपेंडेंट है। मगर न्यू मार्क्सिज्म में ऐसा नहीं है, न्यू मार्क्सिज्म में ये सारी चीजें अलग से भी चल सकती है, ये बोला जाता है, ठीक है। न्यू मार्क्सिज्म हर चीज को एकदम गहराई में जाकर खोज कर निकालता है, फिर उसका सॉल्यूशन लेकर आता है, उसको बोलते हैं न्यू मार्क्सिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर जी जो बेस है ना, इसको भी दो भागों में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से देखते हैं? चमक रहा है आपको? ठीक है, चलिए। यहां पर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा है हमारा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है ये भाई इनहेरेंट है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कभी भी एक जैसी नहीं रहेंगी, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गई, अब ये चीजें आपको जो ना नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है, पढ़ने के लिए भी, और वहां से आप उतार भी सकते हैं। सुपर स्ट्रक्चर को हम इसी तरीके से यहीं रहने देते हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है ये क्या होता है भाई? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन भी आगे चलकर दो भागों में बांटी गई मार्क्स के द्वारा, ठीक है। पहली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को दो भागों में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है? पावर ऑफ लेबर, या फिर हम बोल सकते हैं लेबर पावर, ठीक है। अब ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, यहां पर इसमें आते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इसमें आते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, लेबर पावर तो आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आ रहे हैं ना, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो भी आ रहे हैं, इनको चलाने के लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ध्यान रखिएगा, मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन, मोड ऑफ सोशल प्रोडक्शन, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं टूल्स सारे के सारे, ठीक है, टूल्स और इक्विपमेंट्स। अब इन टूल्स और इक्विपमेंट्स को कहीं ना कहीं हम इसमें क्या देखते हैं? चेंजेस देखते हैं। देखिए आज कुछ और टूल्स थे, आज से 20 साल पहले मोबाइल का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है, यानी निर्माण तो हो गया था, मगर उस हाई जो ऊंचाई है ना उस पर नहीं पहुंचा था मोबाइल। आज के समय जो कंप्यूटर है ना वो हाथों पर है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। जब उसमें चेंजेस आएंगे तो वुमेन्स की जो स्किल्स हैं और जो मेंस की जो स्किल्स हैं वो भी चेंज होंगी। जब उनकी स्किल्स चेंज होंगी तो ऑब्वियसली जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो नई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आता जाएगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है सोशल प्रोडक्शन वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। अलग अलग चीजें कहीं ना कहीं क्रिएट होती जाएगी। आज के समय कोई आईटी में जा रहा है, कोई लॉयर है, और कोई कुछ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कोई साइंटिस्ट है, कोई बायोटेक्नोलॉजी में गया हुआ है, कोई किसी और वायरोलॉजी में गया हुआ है, ठीक है, कोई जूलॉजी में गया हुआ है, कोई बॉटनी में गया हुआ है, यानी सबके अलग अलग है, ठीक है। अब ये जो सबके अलग अलग है ये जो है ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं नॉलेज में भी इजाफा करेंगे और स्किल्स में भी इजाफा करेंगे मैन और वुमेन की। और ये मैन और वुमेन कौन है? जो लेबर पावर है वही तो मैन और वुमेन है। जब मैन और वुमेन कहीं ना कहीं
उनकी नॉलेज में सब चीज में इजाफा हो रहा है तो उनकी पावर भी तो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, फिर लेबर पावर का भी तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आने के साथ साथ लेबर पावर का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है ना, समझ में आगे डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए डेवलपमेंट जब हो रहा है तो क्या इनके पास समझ नहीं आएगी? बिल्कुल समझ आएगी। जब इनके पास समझ आएगी तो क्या ये अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहेंगे? ठीक है, लड़ना नहीं चाहेंगे। अब ध्यान रखिए कि लड़ना चाहेंगे, ठीक है, ये बात ही छोड़ देते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पर। ये आपने फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया ना, यही है सोशल मोड ऑफ सोशल प्रोडक्शन, ठीक है। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अब ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये डिटरमाइन, ये जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये यहीं से डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन। कि जो मीन्स ऑफ सोशल या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन, खाली प्रोडक्शन या सोशल प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास है भाई? जिसके पास है। क्या करते हैं ये जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहां से डिटरमाइन करे जाते हैं? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन उससे डिटरमाइन करे जाते हैं कि रिलेशंस कहां बिल्डअप हो रहे हैं, कि मीन्स ऑफ ओनरशिप किसके पास है। तो ये क्रिएट करता है दो चीजें, हैव्स और हैव नॉट्स। ये दो चीजें क्रिएट करता है। पहली हैव्स जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, दूसरी हैव नॉट्स जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी ध्यान है, ठीक है, ये सारा नहीं है, ठीक है। ये दूसरी हैव नॉट जिनके पास मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन है ही नहीं। अब ये कौन है? ये वही लेबरर्स हैं, वही वर्किंग क्लास है, ये वही वर्किंग क्लास है। अब इन दोनों के बीच में क्लासेस बनेंगी नहीं बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। ये कंटेंडिंग क्लासेस एक दूसरे की हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? ये हैव नॉट्स इनकी हैव की खिलाफ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? अब ये चाहेंगे कि भाई ये जो हैव्स है ना इनका तख्ता पलट हो, इनका तख्ता पलट हो। ये कलेश करेंगे, सारी चीजें करेंगे, मूवमेंट्स लेकर आएंगे, सारी चीजें लड़ाई वगैरह लड़ेंगे, फिर एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। और रेवोल्यूशन जब ये लेकर आएंगे ना तो ये हैव नॉट्स, अगर ये है ए बी सी डी और ये जो हैव्स है ना ये है जेड, ठीक है, मान के चलिए जी है, ठीक है, ये जी है। अब ये ए बी सी जो है ना जी को हटाना चाहते हैं। जब ये जी को हटाएंगे तो हैव की जगह पर ए आ जाएगा, तब भी तो दोबारा से यही सारी चीजें चलेंगे ना। ए आ जाएगा तो ए हैव हो जाएगा, बाकी बी सी डी हैव नॉट हो जाएंगे, ये बी सी डी हैव नॉट हो जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा से यही चीजें हो जाएंगी कि ए के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ए बी सी डी के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है नहीं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब है नहीं तो दोबारा से ए बी सी डी के बीच में क्लासेस चलेंगे ना, मतलब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब ये ए बी सी डी जेड को हटाएंगे तो ये चाहेंगे कि जितनी बेड़ियां हमारे बीच में लगी हुई है ना ये सारी खोल दें। यानी जब जेड के पास ओनरशिप थी, जब ये जेड के पास मीन्स ऑफ ओनरशिप थी यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप थी, तो उस समय पर ये इन पर अत्याचार कर रहा था। अब ये चाहेंगे बी सी डी कि हमारे ऊपर अत्याचार ना हो, हमारे पैरों में जितनी बेड़ियां डाल रखी थी जेड ने कि तुम इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो, 10 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो, अब वो बेड़ियां हम हटा देंगे। तो यहां पर स्टैब्लिश होगा सोशलिज्म, समाजवाद। ये देना चाहिए कि सारी पावर स्टेट के हाथ में है, ठीक है। तो यहां पर जो ओनरशिप है वो किसी एक के पास तो आएगी, ठीक है, एक के पास आएगी ना। अगर एक के पास दोबारा से आएगी तो फिर दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ना, एक के पास आ गई तो, ठीक है, दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा जब तक एक कम्युनिज्म नहीं आ जाता, यानी समांतवाद नहीं आ जाता, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहां पर बोली गई है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये क्लासेस, ये ऐसे जो क्लासेस जो हैं चलते रहेंगे जब तक एक जो समांतवाद यानी कम्युनिज्म एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, जब तक ये क्लास वगैरह एंड नहीं हो जाती हैं और ये जो स्टेट वगैरह एंड नहीं हो जाता। क्योंकि सोशलिज्म में भी स्टेट की ओनरशिप रहेगी, मगर कम्युनिज्म में ना तो स्टेट की ओनरशिप रहेगी ना क्लास की ओनरशिप रहेगी। यहाँ पर सबको उसकी एबिलिटी और उसकी नीड के हिसाब से काम किया जाएगा, उसकी नीड को फुलफिल करा जाएगा, ठीक है। यही चीज बोलते हैं यहाँ पर। अब आ जाती है हमारी तीसरी थ्योरी, थ्योरी ऑफ सरप्लस। थ्योरी ऑफ सरप्लस क्या बोलती है? थ्योरी ऑफ सरप्लस, थ्योरी ऑफ सरप्लस ये बोलती है कि देखिए जितने भी काम करते हैं वो वर्किंग क्लास काम करती है, वर्किंग क्लास काम करती है, वो जो है ना प्रोडक्शन कर रही है लाख रुपए का, 100 रुपए का प्रोडक्शन कर रही है, मगर उसको जो वेजेस में दिया जा रहा है वो 1 रुपया दिया जा रहा है। बाकी का जो 99 रुपए है ना वो किस में जा रहा है? वो जो बुर्जो क्लासेस है ना, जो जिसके पास मीन्स ऑफ ओनरशिप है वो उसके पास जा रहा है और वो उसको जो ना रिच से और ज्यादा रिचर बना दे रही है। मगर इनकी जो वर्किंग क्लास की जो कंडीशन है ना, जो वेजेस पर काम कर रही है उसको डिटोरियोरेट कर रही है, पुअर से और ज्यादा पुअर बना दे रही है, ठीक है। ये बात बोली गई है थ्योरी ऑफ सरप्लस में। यानी
एक एक्चुअल में ये जो ना कैपिटलिस्ट को थ्राइव करती है, कैपिटलिस्ट को जिंदा रखती है, ठीक है, यानी ये रिचर को और रिच बना देती है और पुअर को और ज्यादा पुअर बना देती है। अब क्लास स्ट्रगल में ये बोलेगी कि क्लास स्ट्रगल जो है ना कभी खत्म नहीं हो सकता। जो क्लास स्ट्रगल जो आगे लिया हमारी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, इसमें बोलेगी क्लास स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक ये एक समानतावाद यानी कम्युनिज्म एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, ठीक है। इसमें बोलेगा कि जो एनसीएट से चली गई है, एनसीएट में स्लेव ओनिंग हुआ करती थी और उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था बिटवीन मास्टर में और स्लेव में, और फिर मिडाइवल में फ्यूडल सोसाइटी हुआ करती है, इसमें लॉर्ड और सर्फ के बीच में यानी पीजेंट्स के बीच में, लैंडलॉर्ड और पीजर के बीच में, और जो मॉडर्न में कैपिटलिस्ट में बुर्जुआइज और प्रोलेटेरिएट यानी वर्किंग क्लास के बीच में और कैपिटलिस्ट के बीच में, यानी जो कैपिटलिस्ट में बुर्जुआइज है, बुर्जुआ वर्ग, उनके बीच में कहीं ना कहीं क्लासेस होते हैं और ये क्लासेस चलती रहेंगी जब तक तरीके से समानतावाद नहीं आ जाता, यानी समानतावाद, सबको एक समान अधिकार, ठीक है। कम्युनिज्म की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेवोल्यूशन के बारे में भी बोलते हैं, रेवोल्यूशन कुछ नहीं, रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं मार्क्सिज्म की, रेवोल्यूशन एक तरीके से नई चेंजेस लेकर आता है, ठीक है, नई चीजें चलती हैं। अब आगे बात करते हैं डिक्टेटर ऑफ प्रोलेटेरिएट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट यानी वर्किंग क्लास की डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप। उसमें क्या कहते हैं मार्क्सवाद की कि कुछ नहीं, कम से कम कैपिटलिस्ट तो नहीं होंगे यहाँ पर, सारी जो पावर होगी वो प्रोलेटेरिएट यानी वर्किंग क्लास के हाथ में होगी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूलिंग ऑफ वर्किंग क्लास होगी, ठीक है। ये कहते हैं कि वंस द सोशलिस्ट सोसाइटी इज कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड द वर्कर्स स्टेट विल नॉट बी नीडेड। एक समय बाद जो है ना, जो स्टेट ये क्रिएट करेंगे यानी सोशलिज्म जो क्रिएट होगा, उसके बाद जो सोशलिज्म है ना धीरे धीरे उसमें जो स्टेट होगा, क्योंकि सोशलिज्म में स्टेट के पास सारी ओनरशिप होती है, एक समय बाद सोशलिज्म में स्टेट जो है ना खत्म हो जाएगा और यहाँ पर जो है ना फिर जो है ना एस्टैब्लिश होगा कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म एस्टैब्लिश होगा और उसमें ना तो स्टेट की सहायता बढ़ेगी, स्टेट की कुछ हस्तक्षेप होगा, ना ही कोई क्लास रहेगी, यानी साम्यवाद एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए रिलेवेंस क्या है, मार्क्सिज्म का रिलेवेंस क्या है ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्क्स ने जो ना सबसे ज्यादा, देखिए मैं एक मल्टी से रफ कर देता हूँ जस्ट अ सेकंड, ठीक है। सिंपली अगर रिलेवेंस की बात भी करें ना, तो रिलेवेंस आज के समय में हर कोई मार्क्स की थ्योरी को जो है ठुकरा देता है, मार्क्स गलत है ये वो वगैरह वगैरह, मगर जिसने मार्क्सिज्म अगर एक बार पढ़ लिया ना, वो कहते क्या है इसके बारे में जान लिया तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगी कि मार्क्सिज्म है ये क्या, ठीक है। मैंने आपको वैसे तो सारा का सारा जो मार्क्सिज्म समझा ही दिया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हम यही पढ़ते हैं कि आखिरकार आज के समय जो रिलेवेंस है मार्क्सिज्म का क्या है। तो मार्क्सिज्म का रिलेवेंस अगर आज के समय में हम देखें ना, तो कहीं ना कहीं मार्क्स जो है ना मटेरियलिज्म के ज्यादा सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, मटेरियलिज्म पे, मटेरियलिज्म को उन्होंने ज्यादा फोकस करा है। कहते हैं कि अगर हिस्ट्री में जितनी भी स्ट्रगल्स हुई हैं, जितनी भी क्लास स्ट्रगल हो, रेवोल्यूशन हो, जितनी भी लड़ाइयां हो, सब चीज कहीं ना कहीं मटेरियल पर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं मटेरियल ने अपना जो भौतिक रूप है वो बदला है, उसने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में नीड्स क्रिएट करी हैं, इच्छाएं, एस्पिरेशंस क्रिएट करी हैं मटेरियल को पाने की, चाहे फिर वो लैंड हो, चाहे फिर वो कुछ भी चीज हो। आज के समय में भी एक मटेरियलिज्म जो है ना कहीं दुनिया को घेरे हुए, भौतिकवाद, एवरीवन इज एसोसिएटेड विद द मटेरियल थिंग्स, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। एवरीवन वांट्स कि अगर दूसरे के पास वो चीज है ना वो मेरे पास भी है। तो मार्क्स वाज ऑलवेज सेइंग दैट दिस इज मटेरियलिस्टिक थिंग, कि जिसने कहीं ना कहीं हिस्ट्री में लड़ाइयां करवाई, हर चीज करवाई, बट समवेयर रिलेवेंस मार्क्स यहां पर जो है ना कहीं ये भूल जाते हैं कि पैट्रियोटिक फीलिंग भी तो होती है, पैट्रियोटिक फीलिंग भी तो होती है, ठीक है। यानी एक तरीके से हम बोलते हैं पैट्रियोटिक फीलिंग जो होती है, देशभक्ति भी तो होती है, वो भी तो कहीं ना कहीं उसने भी तो जो फाइट्स है उसको लीड करा है, ठीक है, उसको अपनी तरह उसको आगे लेकर गया है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो हमारी हिस्ट्री में जो काफी सारे फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, स्वतंत्रता सेनानी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, कि हमको वो फ्रीडम दिला सकें। जो फैक्टर्स, जो बेड़ियाँ, जो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले लोगों ने, यानी ब्रिटिशर्स बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है, उन्होंने हमारे पैरों में बांधी थी, उनसे हमें आजाद कराया। दे गॉट अ फ्रूट फॉर अस, दैट इज द फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पर वो फीलिंग भी तो हो सकती है। मार्क्सिज्म खाली मटेरियलिज्म के साथ एसोसिएट कर रह गए, उन्होंने पैट्रियोटिक फीलिंग्स को तो कहीं ना कहीं लिया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर मार्क्सिज्म कहीं ना कहीं फिर आगे बात करते हैं कि
आगे चलकर जितनी भी चीजें होंगी वो सोशलिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं। सोशलिज्म से फिर वो आगे बढ़ते हैं कम्युनिज्म। सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में यही फर्क है कि यहाँ पर स्टेट के ऊपर स्टेट कंट्रोल करता है। यहाँ पर कम्युनिज्म में ना तो स्टेट है और ना ही क्लास है। देखिए यहाँ पर मार्क्सिस्ट ने एक गलती कर दी कि वो स्टेट को इंपॉर्टेंस देना भूल गए, क्योंकि स्टेट ही तो है जो एक कहीं ना कहीं सबको एकजुट लेकर चल रहा है। अगर बच्चों के पेरेंट ही नहीं होंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं बेघर हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। वो चीज मार्क्स भूल गए, ठीक है। इसलिए स्टेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, ठीक है। हर एक लोग बच्चे की लाइफ में एक रोल प्ले करता है, इसीलिए स्टेट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बेशक वो सोशलिज्म हम क्या देखते हैं, सोशलिज्म हम देख सकते हैं कि स्टेट के पास पूरी की पूरी ओनरशिप होती है, पब्लिक ओनरशिप होती है, और कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है। तो यहाँ पर स्टेट की इंपॉर्टेंस बहुत है। वी कैन नॉट मेक पीपल टू लिव विदाउट पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मार्क्सिज्म ने क्या करा है कि मार्क्सिज्म में उन्होंने स्टेट के ऊपर, यानी मार्क्स ने स्टेट के ऊपर फोकस नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है। आगे रिलीवेंस में ये आता है कि अगर वो मार्क्सिज्म बात करते हैं द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, यानी वर्किंग क्लास के डिक्टेटरशिप के बारे में बात करते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट यानी वर्किंग क्लास के डिक्टेटरशिप के बारे में बात करते हैं। अगर ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी, ठीक है, मानकर चलो सोशलिज्म आया, सोशलिज्म में जो है ना कहीं तुमने प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप लगा दी कि हाँ अब जो है ना वर्किंग क्लास से डिक्टेट करेगी। अब यहाँ पर ना तो कोई स्टेट है ना ही कोई क्लास है, वर्किंग क्लास ही है खाली, ठीक है। ना कोई स्टेट है ना ही कोई क्लास है। अब यहाँ पर ये एक ही क्लास रह गई है, तो यहाँ पर कोई क्लास भी नहीं बची, ठीक है। मानो ये चीज हम यहाँ पर डिक्टेटरशिप हो रही है, मगर एक समय बाद ये डिक्टेटरशिप जो है ना एक मैन की डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो मैन जो होगा ना वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप ही तो क्रिएट करेगा। एक मैन के हाथ में आ जाएगी सारी की सारी पावर। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि कम्युनिस्ट स्टेट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो बनेगा तो वो एक तरीके की प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप एक मैन की डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। जहां पर प्रोलेटेरिएट के हाथ में पावर होगी वहां पर एक मैन के हाथ में पावर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये कहते हैं मार्क्स की जो रिलीवेंस थ्योरी है वो इस पर भी फोकस देना भूल गए हैं मार्क्स, ठीक है। अब देखिए मार्क्स को जो ना सब यूं ही समझते हैं, मगर आपने पूरा जान लिया कि मार्क्स कहते क्या है, ठीक है। मार्क्स की थ्योरी क्या है, मार्क्स कहाँ पर बात करते हैं, करते नहीं है, ठीक है। सारी चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो ना इन सारी चीजों ने रेवोल्यूशन भी लेकर आया। देखो आपको बता दूं मैंने, रशियन रेवोल्यूशन 1917 रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था ना, वो एक रेवोल्यूशन जो है ना कहीं मार्क्सिज्म के जो आइडियाज थे उन्हीं से इन्फ्लुएंस हो गए थे। एक जर्मन एक्टिविस्ट हम बोल सकते हैं, थिंकर बोल सकते हैं, ठीक है, रेवोल्यूशनरी बोल सकते हैं, लेनिन, ठीक है। लेनिन स्पेलिंग गलत हो गई, लेनिन ये मार्क्स के आइडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। ये जर्मनी में रहते थे, फिर जेनेवा चले गए, जेनेवा में गए, जेनेवा से जर्मन के द्वारा इनको जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तो ये यहाँ पर आ गए थे अपने रशिया कंट्री में, ठीक है, कंट्री में आ गए थे। इन्होंने जो क्रेंस्की थे तो उन्होंने मतलब अपनी गद्दी से उतरे और इन्होंने संभाल ली, फिर इसके बाद उनका राज हो गया और फिर दोबारा से हमें देखने के लिए यहाँ पर एक कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना हुई, दैट इज द USSR, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। फिर यहाँ तो चलो रशिया की बात हुई, ये जो आइडियाज थे ना इन्होंने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया था। ये जो आइडियाज थे मार्क्स के, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया था, पूरे वर्ल्ड की सोसाइटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, चाहे फिर लैटिन अमेरिका, हर जगह पर कहीं ना कहीं आइडियाज तो फैलते हैं ना, लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी कंट्री में भी थे HSRA नाम सुना इसका, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी है तो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये भगत सिंह जी के द्वारा स्टैब्लिश कर गई थी। भगत सिंह बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इनसे, ठीक है, इनके आइडियाज से, ठीक है। अब
चलो यहाँ तो इंडिया की बात है, इंडिया में और भी सारे थे, बहुत सारे, जैसे सुभाष चंद्र बोस भी थे, वो कहीं ना कहीं उनके जो आइडियाज थे वो सोशलिज्म की तरफ हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने इतना ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफ को ज्यादा फोकस नहीं करा है, ठीक है, मगर हाँ वो भी चाहते थे कि एक अच्छा सा स्टेट एस्टैब्लिश हो, ठीक है। चलिए वो सारी चीजें छोड़ देते हैं, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, माओ जेडोंग की। माओ जेडोंग की ये चाइनीज रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे भाई, चाइनीज रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे, ठीक है, चाइनीज रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे। ये भी जो मार्क्स के जो आइडियाज थे उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे, और आज हमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना देखने के लिए मिलती है, कम्युनिज्म जो चाइना में एस्टैब्लिश है, बट कहीं ना कहीं जो कम्युनिज्म है ना वो अपनी जो नींव वो खाड़ कर फेंक चुका है, वो उसकी जो नींव ढीली पड़ चुकी है, और हमें चाइना जैसे कम्युनिस्ट स्टेट में भी हमें आज जो कैपिटलिज्म की जो बूंदे हैं वो गिरती हुई देखने के लिए मिलती हैं। यानी चाइना भी कैपिटलिज्म की तरफ थ्राइव कर रहा है, और यहाँ पर भी जो स्टेट की जो ऑनरशिप थी वो ढीली पड़ रही है, और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट ऑनरशिप है वो घर कर रही है यहाँ पर भी, चाइना में भी, ठीक है। अब यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, ठीक है। 1991 में जब डिसइंटीग्रेट होता है वहां से काफी सारे जो लाटविया वगैरह जो है निकल कर अलग अलग हो चुके थे, और वो जो है ना एक अलग ही स्टेट बन चुका था, जिसका नाम था आगे चलकर हमें रसिया देखने के लिए मिला। पहले वो एक पूरी की पूरी पावर हुआ करता था, सुपर पावर, ठीक है। उसके बाद उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद हमें अमेरिका देखने के लिए मिला, एक जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो एक कह सकते हैं पोलर वर्ल्ड में क्रिएट हो गया। आज तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क्सिज्म ने पूरे के पूरे आइडियाज को, पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करा था अपने आइडियाज से, ठीक है। दो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटर थे, मार्क्स एंड एंगल्स, ठीक है, मगर मार्क्स के आइडियाज में भी काफी सारे जनों ने कॉन्ट्रीब्यूट करा था, ये भी आपको ध्यान रखना, खाली मार्क्स ही नहीं थे, ठीक है, मार्क्स और एंगल्स ही नहीं थे, काफी सारे जने कंट्रीब्यूट कर लेकर आए थे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें देखने के लिए मिले आइडियाज, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी कार्ल मार्क्स के ऊपर, आपको कैसी लगी डू लाइक मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब ये जो चैप्टर में आपको बचा है गांधीनिज्म, ठीक है, गांधीज्म जिसे बोलते हैं, गांधीज्म, ठीक है, गांधी के बारे में पढ़ेंगे, गांधी के जो आइडियाज थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मगर आपको जो वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं, देखिए इतना है कि मार्क्स से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाना तो आप नहीं छोड़ कराने को, ठीक है, फॉरएवर आपको याद रहेगा, ठीक है। पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में ये जो मार्क्सिज्म है मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। एक और मतलब मार्क्सिज्म काफी सारे जनों ने पढ़ा है, आपको जो भी अच्छा लगे आप पढ़िए, ठीक है। मेरे से अच्छा लगता है मेरे से पढ़िए, आपको और अच्छा लगता है और से पढ़िए, डोंट वरी अबाउट इट, आप बस मोटिवेट रहना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए बस, थैंक यू, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।